ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है ना वो हम लोग जो क्वेश्चन आज करेंगे वो अगेन टीईडी और पीईएस का मुझे एक और क्वेश्चन मिला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो क्वेश्चन करवा दूँ, तो आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ शुरू कर देना। तो ये पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। इससे पहले भी हमने एक टीईडी और पीईएस का क्वेश्चन करा था, कार मैन्युफैक्चरर वाला। सही है, आज मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये अभी कर लेते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1। चलो साथ साथ कर लो आज। क्वेश्चन है 12 मार्क का, ठीक है। असेस द एक्सटेंट टू विच assess the extent to which the concept of price elasticity of demand, assess to which the concept of price elasticity of demand, the concept of price elasticity of demand, comma, income elasticity of demand, comma, income elasticity of demand, and price elasticity of supply, and price elasticity of supply would be helpful to an organization, would be helpful to an organization, would be helpful to an organization responsible for growth of tourism to a holiday resort. ट्वेल्व मार्क का क्वेश्चन है ये। अच्छा, अगर मैं आपसे सबसे पहले मैं आपसे ना अगर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ, अगर मैं सबसे पहले आपसे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ ना, तो अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी बात करूँ आप लोगों से, तो जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन पेपर के अंदर अटेम्प्ट करा ना, वो बच्चा बेवकूफ था। अब पूछो क्यों क्यों वो बेवकूफ था? क्योंकि पीईडी, वाईईडी, पीईएस, इसने तीनों की यूजफुलनेस एक साथ पूछ ली। तो इस वाले साल के पेपर के अंदर बच्चों का जो सवाल है, जो दूसरा सवाल उनको अटेम्प्ट करना था, दो सवाल करने होते ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 ए बी, एक क्वेश्चन नंबर 2 ए बी। तो आधे से ज्यादा बच्चों का दूसरा वाला बी वाला पार्ट पूरा ही नहीं हुआ। मतलब आपके पास 3 सेक्शन है ना पेपर में, एक सेक्शन ए है केस स्टडी, एक सेक्शन बी है माइक्रो, और एक सेक्शन सी है मैक्रो। ये तो पूरी करनी है, इसमें कोई एक करना है, इसमें कोई एक करना है। सही है। इस सेक्शन बी में एक पार्ट ए और एक पार्ट बी होगा, इस सेक्शन में ए में भी एक पार्ट ए, सी में भी पार्ट ए पार्ट बी होगा। तो बच्चों ने ये दोनों भी अटेम्प्ट कर लिया, ये भी अटेम्प्ट कर लिया, ये रह गया। ये क्यों रह गया? क्योंकि बी वाला पार्ट बहुत लंबा था। तो अब अगर एक होशियार बच्चा होगा ना, तो आज एक काम की बात सिखा रहा हूँ। हमेशा कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, ये आप पार्ट बी को देख के डिसाइड करो। हर कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये पार्ट बी को देख के मेरा डिसीजन होगा। लेट्स सपोज के पहला सवाल है, यूजिंग डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। बी वाला पार्ट आ गया, डिस्कस द पॉलिसी यूज्ड टू डील विद इशू ऑफ डीमेरिट। ठीक हो गया। इसके बाद एक सवाल आया, यूजिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। मैंने ये पार्ट देखा, निकला दादा यही करना है। बी देखा तो ये निकला। तो ए तो मैं पूरा कर लूंगा, बी मेरा पूरा नहीं होगा, क्योंकि बी लिखने बैठूंगा तो जो 2 पेज की चीज थी वो 3 पेज वाली मैं करने वाला। तो बच्चे क्या करते हैं, 8 वाला देखते हैं, आ रहा है चल भाई कर दे। बी वाले पार्ट को देख के डिसीजन लो कि भाई बी वाला पार्ट इजी है, मुश्किल है। समटाइम्स बी वाला पार्ट बहुत इजी होता है, लेकिन लेंथी बहुत होता है। जैसे ये बी पार्ट बहुत हलवा है, लेकिन ये बहुत लंबा है। इसकी वजह से जब आप मैक्रो में पहुंचोगे ना, तो उसका एक बी पार्ट कंफर्ट छूट जाएगा। तो आपको सवाल अपनी टाइम की ड्यूरेशन और आपको 12 मार्क को देख के डिसाइड करना है कि आपको 12 वाला आता है या नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक पार्ट ए है 8 वाला जो आपको आ रहा है, दूसरा 12 वाला नहीं आ रहा, तो आप ज्यादा मार्क्स लूज कर रहे हो ना। 4 मार्क का फर्क आ रहा है ना। तो आपको कौन सा सवाल चूज करना है, इट डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 एक तो मसला होगा टाइम का, दूसरा मसला आप टाइम की बेसिस पे देखोगे, दूसरा देखोगे कि आपको बी पार्ट आ रहा है नहीं आ रहा, और कौन सी चीज टाइम पे कंप्लीट होगी। सही। अब ये सवाल हम लोग शुरू करते हैं। आपके सवाल का जवाब मैं आपको इंशाल्लाह क्लास खत्म होने के वक्त।
12 मार्कर के क्वेश्चन के अंदर आपको बार बार बता चुका हूँ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के है, 4 मार्क नॉलेज के हैं, 4 मार्क जो है वो एनालिसिस के हैं, और 4 मार्क जो है वो आपके इवेल्युएशन के हैं। ये 12 मार्क के क्वेश्चन की क्या है भाई, ये 12 मार्क के क्वेश्चन की क्या है, मार्किंग क्राइटेरिया है। ये 4 नंबर नॉलेज के मिलेंगे, 4 नंबर एनालिसिस के और 4 नंबर इवेल्युएशन के मिलेंगे। अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ये वाले सवाल का जो ए पार्ट है ना वो YAD के रिलेटेड। सर ये वाले सवाल का ए पार्ट मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था इसका ए पार्ट ये था कि भाई यूजिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन वैल्यूज दैट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव है एक्सीडी तो नॉर्मल गुड है, नेगेटिव है तो इंफीरियर गुड है। एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन अंडर पीईडी। नेगेटिव साइन को हमेशा इग्नोर करना था, सवाल हमने क्लास में करा। तो इसका मतलब है हम ए पार्ट में YAD की डेफिनेशन बता चुके हैं, नॉर्मल क्या होता है, इंफीरियर क्या हो चुका है ये बता चुके हैं, पीईडी की डेफिनेशन बता चुके हैं, फॉर्मूला बता चुके हैं। सही। तो अब हमें ये चीज रिपीट नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ए पार्ट में नॉलेज के लिए कुछ चीजें लिख चुके हो तो आप बी पार्ट में उसको रिपीट नहीं करो। यहाँ तक सारी जो काम की बातें बताई थी ये सब समझ आई आप लोगों को? तो मुझे जरा एक जवाब दे दें, फिर मैं इसकी मार्किंग स्कीम बनाना शुरू करूँ। हाँ जी। तो हमने ये बोला था कि ए पार्ट में हम YAD की डेफिनेशन फॉर्मूला अब नहीं देंगे, ना नॉर्मल इंफीरियर डिफाइन करेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं। हम पीईडी की डेफिनेशन भी नहीं देंगे, ना पीईडी का फॉर्मूला बताएंगे क्योंकि हम पीईडी को और उसके फॉर्मूले को भी डिफाइन कर चुके हैं। हाँ, हम इलास्टिक इनइलास्टिक बताएंगे, हम पीईएस को डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने इससे पहले ये वाले पार्ट में इसको कवर नहीं कर। सही। चले अब मैं शुरू करता हूँ, आ जाए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन दे देंगे। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट डिफाइन करेंगे किसको, पहला पार्ट है कि पीईडी को बताओ। तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन कर दोगे, डिफाइन इलास्टिक, और क्या बता दोगे, डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड। सबसे पहले आप इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड बता दोगे। तो यार जरा कोई बच्चा मुझे याद दिलाएगा, मेरी मार्किंग स्कीम आप लोगों को पता है डिटेल्ड होगी बिल्कुल। जरा कोई बच्चा मुझे याद दिलाए कि सर इलास्टिक में क्या होगा, इनइलास्टिक में क्या होगा। तो सर आपने बोला सर इलास्टिक डिमांड के अंदर आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। सर इलास्टिक डिमांड में क्या होगी, हाई रिस्पॉन्सिवनेस। सर इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और प्रोडक्ट कौन सा होगा, नहीं, ठीक है, लग्जरी प्रोडक्ट होगा। सर इनइलास्टिक बिल्कुल ऑपोजिट है, इनइलास्टिक में आंसर लेस देन 1 होगा। इनइलास्टिक में लो रिस्पॉन्सिवनेस है। सर इनइलास्टिक के अंदर सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं। सर इनइलास्टिक के अंदर प्रोडक्ट कौन सा होता है, नेसेसिटी होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है दोस्त, नेसेसिटी प्रोडक्ट होता है। तो ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इतना इंट्रोडक्शन इनफ है। अब आप बताओ जरा मुझे, एक हॉलीडे रिजॉर्ट के लिए पीईडी कैसे यूजफुल है। भाई पीईडी के थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि आपके प्रोडक्ट की या तो डिमांड इलास्टिक हो सकती है या तो इनइलास्टिक हो सकती है। तो आपको पता है इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, इनइलास्टिक में सब्स्टिट्यूट कम है, तो आपको क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हॉलीडे रिजॉर्ट वाले को सेट करनी है, इसको अच्छे से पता है। तो आए आगे चलता हूँ। अब आप इसको बताएंगे, अब आप इसको क्या बताएंगे, अब आप इसको बताएंगे यूजफुलनेस। अब आप इसको क्या बताएंगे, आप इसको बताएंगे यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर। अब आप इसको क्या बताएंगे, आप इसको बताएंगे यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर। तो जरा मुझे इतना बता दो, प्रोड्यूसर का एम क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर का एम होता है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। जिसके लिए वो क्या करेगा, जिसके लिए वो पीईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा इलास्टिसिटी। क्या करेगा वो पीईडी के थ्रू क्या आइडेंटिफाई करेगा, वो पीईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करने के बाद वो इसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा। तो मैं इधर लिख दूं भाई, इसके हिसाब से वो क्या करेगा, इसके हिसाब से वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा। सही लिखा है मैंने। तो या तो इसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है या तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है। क्या बोला भाई, वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा। तो आपको बताया या तो डिमांड कौन सी हो सकती है, इलास्टिक हो सकती है, या तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक हो सकती है। तो भाई इसको पता चल जाए कि हॉलीडे रिजॉर्ट की डिमांड जून के अंदर इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, तो उसको पता है मुझे प्राइस को बढ़ाना है। और उसको पता है सर्दियों में इलास्टिक डिमांड है, कोई भी नहीं आता, सर्दी होती है ना, तो इसको पता है भाई इलास्टिक के केस में मुझे प्राइस को थोड़े से कम करना है, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ जाएगी, टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा क्योंकि इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, लोग स्विच मार देंगे। सही लिखा है मैंने। तो हॉलीडे रिजॉर्ट वाला ये टेक्निक अप्लाई कर सकता है लेस ऑक्यूपाइड टाइम्स पे, और मोर ऑक्यूपाइड टाइम्स पे डिमांड इनइलास्टिक। आप इस तरीके से इसको लिखेंगे कि जब मोर ऑक्यूपाइड टाइम्स है तब डिमांड इनइलास्टिक है, तो वो अब उसको पता है प्राइस को ज्यादा से भी बढ़ाऊंगा
तो क्वांटिटी थोड़े से कम होगी और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सही है सर, क्या ग्राफ बनाना है? हाँ बिल्कुल बेटा, इसके साथ साथ इसके दो ग्राफ बनेंगे। कौन कौन से? पीईडी के कौन से भाई? टोटल रेवेन्यू वाले, जिसमें आप फ्लैटर और स्टीप बनाओगे। तो आए, मैं ग्राफ भी आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, आए जरा ग्राफ आपके सामने बनाते हैं, दो ग्राफ भी बना देते हैं आपकी खिदमत में। देखिए भाई, सबसे पहले दो एक्सिस बनानी है। तो अगर आपको याद हो तो ऊपर आएगा प्राइस और नीचे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। सही लिखा है मैंने? ऊपर आएगा प्राइस, नीचे आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। इलास्टिक इलास्टिक अलग अलग बनेगा, बिल्कुल एक साथ सिखाया भी नहीं है। सही है, तो ये डिमांड कर्व बन गया आपका फ्लैटर। अब देखो, ये मैंने कुछ भी नहीं करा, ये मैंने एक प्राइस और एक क्वांटिटी मार्क कर दी। सही करा है मैंने? इधर मैंने लिख दिया प्राइस पी, इधर मैंने लिख दिया पॉइंट ए, इधर मैंने लिख दिया क्वांटिटी क्यू। अब आप बताओ, प्राइस थोड़े से कम हो गई, क्वांटिटी डिमांड ज्यादा से बढ़ गई। ऐसा ही हो रहा है, देखें आप, प्राइस कितने से कम हो रही है? थोड़े से कम हो रही है। और आप देखें क्वांटिटी डिमांड कितने से बढ़ रही है? ज्यादा से बढ़ रही है। और ये ए से बी पे क्या हो रही है? मूवमेंट या शिफ्ट? ए से बी पे क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो अब आप देखो, प्राइस में आया स्मॉलर चेंज, क्वांटिटी डिमांड में आया लार्जर चेंज। सही लिखा है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे बताओ, पुराना टोटल रेवेन्यू का एरिया क्या था? पुरानी प्राइस थी ओपी, पुरानी क्वांटिटी थी ए क्यू। नया रेवेन्यू का एरिया क्या है भाई? नई प्राइस है OP1, नई प्राइस है OP1 और नई क्वांटिटी है BQ1, तो टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। सही लिखा है मैंने? सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो इन इलास्टिक में फ्लैटर बनता है, इन इलास्टिक में कौन सा बनेगा? स्टीप कर्व। ये सही कर्व बनाया भाई मैंने, बिल्कुल सही बनाया। ऊपर मैं लिख दूंगा प्राइस, नीचे मैं लिख दूंगा अगेन क्वांटिटी डिमांडेड। ये डिमांड कर्व कौन सा बना हुआ है? ये स्टीप बना हुआ है। सर इन इलास्टिक में उसको पता है सब्स्टिट्यूट कम है, लोगों के पास ऑप्शन कम है। ये कब होगा? ऑक्यूपाइड टाइम्स पे, जब होटल ऑक्यूपाइड होगी जून जुलाई के अंदर, जब हर बंदा घूमने जाता है। जैसे अभी उम्रे का सीजन चल रहा है, तो जो बंदा उम्रा करने जा रहा है उसको पता है भाई अभी होटल के रेट बढ़े हुए हैं, जो भी पैसे मांगेंगे देंगे सब। तो जाहिर सी बात है, कोई उम्रा थोड़ी छोड़ देगा कि तू ज्यादा पैसे मांग रहा है, चल भाई मैं जा रहा हूँ वापस। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अब अगर प्राइस ज्यादा से भी बढ़ती है तो क्वांटिटी कितने से कम होगी? थोड़े से कम होगी, क्योंकि लोगों की नजर में डिमांड कौन सी है? लोगों की नजर में डिमांड कौन सी है? इन इलास्टिक है। ठीक हो गया भाई, सही लिखा है मैंने यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं आपसे वापस पूछता हूँ कि अगर मुझे एरिया मार्क करने हैं, अगर मुझे एरिया मार्क करने हैं तो मैं क्या करूँ भाई? टोटल रेवेन्यू का पुराना एरिया क्या होगा? पुरानी प्राइस होगी ओ से लेके पी तक। पुरानी प्राइस क्या है? ओ से लेके पी तक। पुरानी क्वांटिटी क्या है? ए से लेके क्यू तक। तो ये जो पुराना बॉक्स है, ये आपका पुराना रेवेन्यू। सर आपका नया रेवेन्यू क्या होगा? न्यू प्राइस होगी OP1, न्यू क्वांटिटी होगी BQ1। सही करा है मैंने? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज मुझे पहले ओके कर दे चैट बॉक्स पे, उसके बाद फिर आई कैन गो फॉरवर्ड, जल्दी से प्लीज। अच्छा भाई, तो यार ये आप लोग सबको समझ आ रहा है? शाजिल ओके है? क्या बोल रहा हूँ, समझ आया भाई? अच्छा, अब सवाल के मुताबिक तो है ना, सवाल के मुताबिक मैंने इतना हिस्सा कवर कर लिया। सवाल के मुताबिक मैंने इतना हिस्सा कवर कर लिया। सही है, पीईडी का निपटा दी कहानी मैंने। अब मुझे इसको बताना है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, मुझे इसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो ए पार्ट है ना, वो वाईडी से कनेक्टेड है। तो अब आप डेफिनेशन वगैरह नहीं दोगे, आप रिपीट नहीं करोगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे नॉर्मल गुड, क्या मुझे इंफीरियर गुड डिफाइन करना है, हाँ या ना? करना है या नहीं करना मुझे डिफाइन? नॉर्मल इंफीरियर डिफाइन करना है? नहीं, क्योंकि ए पार्ट उससे ए पार्ट में कर चुके हैं। तो देखो, सीआई में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट का मार्क तो मार्क भी नहीं कट रहा, टाइम जाया हो रहा है ना, हमें तो पेपर टाइम में करना है। तो हम डेफिनेशन रिपीट नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट शुरू करेंगे यूजफुलनेस ऑफ वाईडी टू अ प्रोड्यूसर। तो जरा आ जाए, इसको शुरू करते हैं कि यार ये यूजफुलनेस ऑफ वाईडी टू अ प्रोड्यूसर के आ जाए, दो फौरन हो जाएगा। सही है, अब सुनना है इधर। तो आप इसको बताएंगे यूजफुलनेस ऑफ वाईडी टू अ प्रोड्यूसर। मुझे सिर्फ इतना बता दो, प्रोड्यूसर का एम क्या है? प्रोड्यूसर का एम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा देखो, पीईडी के थ्रू तो उसने ये पता कर लिया था कि
डिमांड कौन सी है, डिमांड इलास्टिक एंड इलास्टिक है, और उसके हिसाब से उसने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट कर। सर वाईडी के थ्रू ये क्या करेगा? तो भाई वाईडी के थ्रू ये क्या पता करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। वाईडी के थ्रू ये पता करेगा कि लोगों की इनकम लेवल क्या है, कि एक बंदा हाई इनकम अर्नर है, अमीर है तुम लोगों की तरह, या फिर एक बंदा गरीब है मेरी तरह। या तो फिर क्या पता कर सकता है कि कंट्री के हालात क्या चल रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पाकिस्तान जैसी रिसेशन है या यूएस जैसा बूम है। और क्या पता कर सकता है, टाइप ऑफ गुड, कि इंसान जो है वो नॉर्मल गुड के ऊपर खर्चा कर रहा है, इंफीरियर के ऊपर खर्चा कर रहा है, नेसेसिटी के ऊपर खर्चा कर रहा है। ये तीनों चीजें पता करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीजें पता करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करनी पड़ेगी एक चीज जिसको क्या कहते हैं, क्या करनी पड़ेगी इसको, रिसर्च। और रिसर्च क्या होती है, कॉस्टली, और क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग, और गलत भी तो होगी ना, कोई अपनी सही इनकम थोड़ी बताएगा। अब ये लोग मान नहीं रहे मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूँ। हाजी साहब, शायन रफीक हाजी साहब, आप उम्रा करो, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं दो, रिकॉर्डिंग देखो। अजीब, अच्छा। तब मुझे बताओ जरा, टाइप ऑफ गुड कितने, तीन, कौन कौन से, नॉर्मल, इंफीरियर, नेसेसिटी। अच्छा, ये तीनों पता करने के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च है कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग और इनएक्यूरेट। अब हमने ये पता कर लिया कि भाई इकोनॉमी बूम के अंदर है। अच्छा, हमें हॉलीडे रिजॉर्ट का अगर हमने नाम नहीं लिखा तो हमारा हमें मार्क एप्लीकेशन का नहीं मिलेगा, हमें हॉलीडे रिजॉर्ट का नाम जिक्र करना जरूरी है। तो भाई अब मुझे बताओ, अगर मैंने लिख दिया कि इकोनॉमी, मैंने चेक करा इकोनॉमी बूम में, अगर इकोनॉमी बूम में, तो बूम में लोगों की इनकम ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा होती है, तो लोग डिमांड भी क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। तो अब देखो, मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो मैंने आपको कार शोरूम ओनर की मिसाल दी थी, सेकंड हैंड कार, ब्रांडेड कार, अगर आप घर पे रिवाइज कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो मैंने आपको मिसाल क्या दी थी, सेकंड हैंड कार और ब्रांडेड कार की। तो अभी हम मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ हॉलीडे रिजॉर्ट की। तो हॉलीडे रिजॉर्ट ओनर को अगर पता है कि इकोनॉमी बूम है, तो उसको क्या करना है, उसको प्राइस को बढ़ाना है, क्योंकि जब वो प्राइस को बढ़ाएगा तो लोग तब भी डिमांड ज्यादा करेंगे, लोग तब भी डिमांड ज्यादा करेंगे, और टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लोगों की इनकम क्या है, ज्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी इसके अंदर है, अगर इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है, लेकिन अगर दोस्त इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है, रिसेशन में उसकी इनकम कम है, तो लोग जो है ना वो डिमांड भी कम करेंगे। अगर इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है तो लोगों की इनकम कम है, तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, तो अब आप बताओ, अब हॉलीडे रिजॉर्ट वाला क्या करे, यार तुम लोग बातें नहीं करो ना। अब हॉलीडे रिजॉर्ट वाला क्या करेगा, अब हॉलीडे रिजॉर्ट वाले को पता है अगर प्राइस बढ़ाई तो लोगों के अंदर पावर ही नहीं है, परचेजिंग पावर ही खत्म हो गई है, लोग खरीद ही नहीं सकते। तो अब उसको प्राइस को कम करना है, क्योंकि जब वो प्राइस कम करेगा तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे और टोटल रेवेन्यू उसका बढ़ेगा, वरना तो होटल चलेगी ही नहीं। सही है। अच्छा, अब मुझे साथ साथ लिमिटेशंस लिखनी होगी कंक्लूजन में, वो मैं कंक्लूजन के वक्त बताऊंगा आपको कि भाई डी की लिमिटेशन ये कि नॉर्मल गुड से इंफीरियर गुड के ऊपर शिफ्ट होना मुश्किल है, रिसर्च के बता दूंगा, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग, इनएक्यूरेट है, ठीक है। नहीं नहीं, अभी करवा देता हूँ। तो आप लोग बता दें भाई, आप लोगों को वाईडी की यूजफुलनेस क्लियर है, तो फिर मैं आगे चलूं, जरा सब जवाब दे दें प्लीज। देख लो भाई, एक बार देख लो, ओके है। नो डायग्राम एंड वाईडी मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ये हम लोग कंक्लूजन में लिखेंगे ना। तो हमने है ना सवाल का यहाँ तक हिस्सा कवर कर लिया है, हम लोगों ने सवाल यहाँ तक हिस्सा कवर कर लिया। अब रह गई कितनी कहानी, अब रह गई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की कहानी। तो अब बताओ जरा, पीईएस की डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला देना ही नहीं देना, देना है, क्योंकि पीईएस का तो ऊपर कोई जिक्र ही नहीं था, तो पीईएस बताना पड़ेगा। तो जरा मुझे बताओ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस, कि प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाई पे कितना चेंज आया। तो अब सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा, मैं इसको डिफाइन करूंगा, डिफाइन
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और इसके साथ साथ क्या बताऊंगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला। तो यार कोई बच्चा जरा बताएगा फॉर्मूला क्या है पीईएस का? हाँ बताओ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। भाई पेपर में पूरा लिखना है, ये तो अभी मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। सही भाई। अच्छा फिर मुझे इसको बताना होगा कि इलास्टिक सप्लाई क्या होती है और इन इलास्टिक सप्लाई क्या होती है। इसके बाद मुझे बताना होगा कि इलास्टिक सप्लाई क्या है और इन इलास्टिक सप्लाई क्या है। इसके बाद मुझे ये भी बताना होगा। तो जरा मुझे कोई बच्चा बताएगा प्लीज, इलास्टिक सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक सप्लाई क्या है? तो जरा बताओ भाई। लास्ट क्लास में भी आपको कराया था, इलास्टिक सप्लाई में आंसर होता है ग्रेटर देन 1। इलास्टिक सप्लाई में क्या होती है, हाई रिस्पॉन्सिवनेस। इलास्टिक सप्लाई में मोर रिसोर्सेज अवेलेबल है। इलास्टिक सप्लाई में मोर रिसोर्सेज अवेलेबल है और प्रोडक्ट भी रेडीली अवेलेबल होता है। याद है आपको एग्जांपल भी दी थी मोबाइल फोन की, ठीक है याद आ गई। और इन इलास्टिक में एग्जांपल दी थी कॉफी बीन्स की। तो इन इलास्टिक में पीईएस लेस देन 1 होगा। इन इलास्टिक सप्लाई में होगी लो रिस्पॉन्सिवनेस। लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि इस बार लेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। सही लिखा है मैंने, इस बार क्या है, इस बार लेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। और इस बार जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है आपका, वो प्रोडक्ट भी क्या होगा आपका, टाइम टेकिंग होगा। सही है भाई, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसको आपको बताना है यूजफुलनेस ऑफ पीईएस टू अ प्रोड्यूसर। बहुत इजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाए। अब आप यूजफुलनेस ऑफ पीईएस टू अ प्रोड्यूसर, अगेन प्रोड्यूसर का एम वही है, टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। चाहे पीईडी हो, पीईएस हो, वाईडी हो, एक्सीडी हो, उसका एम सेम रहेगा। अब वो क्या करेगा, पीईएस के थ्रू आइडेंटिफाई करेगा इलास्टिसिटी और वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी सेट करेगा और रिसोर्स एलोकेशन करेगा ना, कि भाई किस प्रोडक्ट में उसको रिसोर्स लगाने में फायदा है, किस प्रोडक्ट में उसको रिसोर्स लगाने में नुकसान है। जैसे अगर एक प्रोडक्ट फॉरेन से बन रहा है तो उसमें रिसोर्सेज लगा दो, एक प्रोडक्ट को टाइम लग रहा है तो उसमें रिसोर्सेज नहीं लगाओ। सही है, मतलब लगाओ लेकिन कम लगाओ। तो फॉर एग्जाम्पल उसको पता चला कि भाई सप्लाई इलास्टिक है और उसने देखा कि यार डिमांड बढ़ रही है, उसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है और प्राइस थोड़े से बढ़ रही है, तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक में कितनी रिसोर्स अवेलेबल है, ज्यादा रिसोर्स अवेलेबल है, तो वो अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ाने में कामयाब होगा। अगर सप्लाई इन इलास्टिक है और डिमांड बढ़ती है तो उसकी वजह से शॉर्टेज होगी और प्राइस बढ़ेगी, तो अब वो क्वांटिटी सप्लाई को सिर्फ थोड़े से बढ़ा के रिस्पॉन्ड कर सकेगा क्योंकि उसके पास लेस रिसोर्सेज अवेलेबल है। दूसरा मसला ये है कि क्या उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो ये प्रोडक्ट बना सकता है या नहीं बना सकता, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी है कि उसको इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर इधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, हॉलीडे रिजॉर्ट्स हम इसको ऐसे लिंक करेंगे कि भाई उसको और रूम्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। सही है, इसको और रूम्स अगर ये बनाएगा, अगर इसको लग रहा है कि भाई इसकी सप्लाई इलास्टिक है, तो अगर ये प्राइस को थोड़े से बढ़ाता है तो ये उतने से क्वांटिटी सप्लाई को ज्यादा से बढ़ा दे, जैसे इसने नए रूम्स खोल दिए। और अगर इन इलास्टिक सप्लाई है तो उसको पता है अगर मैं प्राइस ज्यादा से भी बढ़ा दूंगा तो मैं क्वांटिटी से थोड़े से बढ़ा सकता हूँ, वो और रूम्स नहीं खोल सकता। तभी वो क्या कर रहे हैं, वो प्राइस को बढ़ा के अपने रेवेन्यू को कवर कर रहा है। इलास्टिक के केस में तो उसको पता है उसके पास जगह पड़ी हुई है, स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है ना, रूम ज्यादा दे सकता है उसको कस्टमर्स को जो रुकने के लिए आ रहे हैं। अगर सप्लाई इन इलास्टिक है तो उसके पास जगह ही नहीं है, तो वो उसको पता है वो रूम नहीं बना सकता, उसके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है वो प्राइस को ज्यादा से बढ़ाना पड़ेगा। एम आई क्लियर टू यू गाइस? कंक्लूजन की तरफ चलें, चलें भाई। हाँ जी, 17 पार्टिसिपेंट्स चलें। बेटा आपको इस सवाल की आपके सामने मार्किंग स्कीम तैयार होने के बाद, आपको ये आधी मार्किंग स्कीम तैयार होने के बाद आपको एक बात समझ आ गई थी कि जिस बच्चे ने वाकई में ये सवाल करा होगा ना, ए पार्ट तो कर लिया, 8 में से 8 ले लिए, बी में तो उसके काम हो गया तमाम। समझ गए? तो अब बताओ मुझे कंक्लूजन के लिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ। तो भाई मैंने तो एक ही जमाने से एक ही बात सुनी है कि पीडी सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि प्राइस किसके कंट्रोल में है, पीडी के नहीं, प्रोड्यूसर के। लोगों की इनकम कंट्रोल में नहीं है, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई उसके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब है अपने को तो पीडी को हमेशा सपोर्ट करना है। तो मैं इधर लिखूं जरा आपकी खिदमत में, पीईडी
is more useful than YED and PES as prices are in control of producer but not income of individuals and availability of resources। ठीक लिखा है मैंने। अच्छा, अब बुराई करना शुरू करो किसकी? वाईडी और पीईएस की। पहली बुराई करी मैंने वाईडी की। ये क्या करनी पड़ती है? रिसर्च। रिसर्च क्या है? कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड इनएक्यूरेट। सर रिसर्च किस चीज के बारे में करनी है ये भी लिखना होगा। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इनकम लेवल, इकोनॉमिक कंडीशन, टाइप्स ऑफ गुड, वी नीड टू कंडक्ट अ research which is time consuming, costly and inaccurate। अच्छा, और difficult to shift production process, difficult to shift production process from normal to inferior good। ये तो भाई वाईडी की बेइज्जती हो गई। अब पीईएस की बेइज्जती करनी है। क्या बेइज्जती करूं पीईएस की? सोचो, पीईएस की क्या बेइज्जती करें? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसमें सोचने का है तो सोच लो, 1-2 मिनट दे लो, फिर मुझे सोच के बताना पीईएस की क्या बेइज्जती कर सकती। ये कह रहे हैं कि भाई रिसर्च के बारे में लिखेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि पीईएस की क्या यूजफुलनेस लिख सकते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट इजी टू शिफ्ट, बेटा ये तो वाईडी के अंदर है ना, नॉर्मल से इंफीरियर ना। उस नॉर्मल गुड की सप्लाई या तो इलास्टिक हो सकती है या इनइलास्टिक हो सकती है, ये पीईएस पता है। तो और कुछ सोचो। चलो एक काम करते हैं, हाँ एक तो स्पेयर कैपेसिटी लिख लेंगे और देख लेते हैं और क्या लिख सकते हैं। हम्म एक मिनट को देखते हैं, नया देखते हैं ना। चलो भाई, पहला हम लोग लिख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेयर कैपेसिटी। ये पहली लिमिटेशन है कि भाई हॉलिडे रिजॉर्ट वाली को जगह भी है नहीं भी है। ठीक है, दूसरा रिसोर्स क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, हमें मसला थोड़ी हल करना है, हमें तो बुराई करनी है पीईएस की। वो तो डीमेरिट गुड की इनडायरेक्ट टैक्स पॉलिसी है। ठीक है, तो एक तो स्पेयर कैपेसिटी लिख सकते हैं और एक हम लोग लिख सकते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन लिख सकते हैं, सही है। सीजनल वेरिएशन से हम लोग वो टाइप ऑफ प्रोडक्ट को लिंक मार देंगे कि यार ये प्रोडक्ट क्या है, रेडीली अवेलेबल है या टाइम टेकिंग। ठीक है, तो भाई ये 12 मार्कर क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? तो मुझे चैट बॉक्स पे ओके कर दें। और एक बच्चा प्लीज, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लें और एक बच्चा ग्रुप पे जल्दी से अपलोड कर दे प्लीज। थैंक यू। मुझे जवाब देते हुए जाएंगे ये सबको क्लियर है या नहीं है।
बेटा बहुत जल्दी आ गए तुम क्लास में।